आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल BH स्टडी पॉइंट पर। और मेरा नाम है सूरज शाह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 4 के बारे में, जिसका नाम है सत्ता के नए केंद्र। मैं आपको बता दूं, पहले इस चैप्टर का नाम था सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, लेकिन CBSE ने इसका नाम बदल के सत्ता के नए केंद्र रख दिया है। तो हमें न्यू सिलेबस और न्यू बुक के अकॉर्डिंग करना है। तो आज ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो है पार्ट 4 की वीडियो है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की वीडियो पहले ही अपलोड हो चुकी है। अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जल्दी से जाके उसे देखिए, तभी आपको ये पार्ट 4 की वीडियो समझ में आएगी। तो ये बिल्कुल न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। मैं आपको बता दूं, आपके जो सिलेबस है उसमें अभी तक हमने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में बात कर ली है। ठीक है, ये जो सत्ता के नए केंद्र, ये जो आपका चैप्टर है, इसमें हमने ऑर्गेनाइजेशंस यानी कि संगठन के बारे में बात कर लिया है। कौन कौन से संगठन? यूरोपीय यूनियन, ब्रिक्स, सार्क और आसियान। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं यानी संगठन है जो कि सत्ता के नए केंद्र के रूप में है। अब ऐसे ही कुछ जो है नेशंस भी आएंगे जो कि आपके सिलेबस में है। इसमें आ जाता है आपका इजराइल, जापान, भारत, रूस और साउथ कोरिया। ठीक है, दक्षिण कोरिया। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं देशों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो है चाइना भी एक सत्ता के नए केंद्र के रूप में एक उभरती हुई शक्ति है, नेशन है। तो इसको जो है हम अगली वाली वीडियो में कवर करेंगे। आज की इस वीडियो में हम 5 देशों को कवर करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस और भी मिलते रहे। और मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम का जो नेम है वो यहाँ पर मेंशन है। आप टेलीग्राम ग्रुप को जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे आपको बहुत सारे नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं और तो और आपको हर दिन करंट अफेयर भी प्रोवाइड कराई जाती है। मैं आपको बता दूं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 की वीडियो इस चैप्टर की जो है टेलीग्राम ग्रुप पर इसकी PDF बना के प्रोवाइड करा दी गई है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाके उसे देख लीजिए। तो अब बात करते हैं सिलेबस की। तो आप यहाँ पर सिलेबस भी देख सकते हैं। ये जो सिलेबस है ये 2022-23 वाले स्टूडेंट्स के लिए हैगा। आप यहाँ पर सिलेबस में मेंशन है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो ये चैप्टर हैगा न्यू सेंटर्स ऑफ पावर यानी सत्ता के नए केंद्र। इसमें आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और कुछ नेशंस के बारे में पढ़ना है। ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको पढ़ना है यूरोपीय यूनियन के बारे में, आसियान के बारे में, सार्क के बारे में और ब्रिक्स के बारे में। तो हमने इन तीनों को जो है, इन 4 को कवर कर लिया है। जो हमने यूरोपीय यूनियन है इसको हम पार्ट 1 में की वीडियो में हमने देखा था। आसियान और सार्क को हमने पार्ट 2 की वीडियो में और ब्रिक्स को हमने पार्ट 3 की वीडियो में देखा था। तो आज हम करेंगे नेशंस के बारे में। कौन कौन से? रशिया, इजराइल, इंडिया, जापान और साउथ कोरिया। तो इनको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये जो चाइना है ये आने वाली 5वीं वीडियो में कवर होगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं, हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो सबसे पहले जो हमारा नेशन हैगा वो हैगा हमारा रशिया। तो आप रशिया के बारे में जानते हैं। तो रशिया जो है ये क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में जो है सबसे बड़ा देश है। और तो और मैं आपको बता दूं कि सोवियत संघ के विघटन से पहले जो सोवियत संघ था वो रूस प्लस 14 गणराज्य को मिला के जो है USSR कहलाता था। ठीक है, और जब USSR का विघटन हो जाता है, कब वो विघटन हो जाता है? तो 25 दिसंबर 1991 को जो है सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। और सोवियत संघ के विघटन के बाद जो सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी बनाया जाता है वो रूस को उसका उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो रूस है वो काफ़ी ज़्यादा शक्ति संपन्न था और रूस के पास ही सबसे ज़्यादा खनिज भंडार और प्राकृतिक संसाधन थे। इसके अलावा जो USSR में यानी सोवियत संघ में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी वो रूस को ही दी जाती थी। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। और तो मैं आपको बता दूं, जो UNO था, UNO संयुक्त राष्ट्र संघ का जो वीटो पावर मिली हुई थी वो USSR को मिली हुई थी। लेकिन जब USSR का यानी सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 25 दिसंबर 1991 को, तो USSR का जो उत्तराधिकारी है वो रूस को बना दिया जाता है और जो वीटो पावर है वो रूस को मिल जाती है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अब रूस के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है 15 गणराज्यों को मिलाकर सोवियत संघ बनाया गया था। रूस इसमें से एक था। रूस जो है एक बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। सोवियत संघ में रूस को बहुत ही इंपॉर्टेंस दी जाती थी। जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है तो रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। सोवियत संघ की सुरक्षा परिषद में जो वीटो पावर है वो रूस को दे दी जाती है, क्योंकि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस को बना दिया जाता है। इसलिए जो है रूस में अभी भी कम्युनिस्ट सिस्टम है। ठीक है, साम्यवादी सिस्टम है। अगर GDP की बात की जाए तो जो रूस है वो GDP के मामले में 11वें नंबर पर आता है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि GDP के मामले में, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था GDP के मामले में जो क्रम है वो किस प्रकार है। आप मुझे क्रम में बताइए कि कौन है सबसे पहले GDP के मामले में। व्यापार के मामले में और
रूस के पास जो है खनिज संसाधन, प्राकृतिक संसाधन और गैस के भंडार काफ़ी मात्रा में है। इसके कारण जो रूस जो है ये दुनिया में एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में है और ये एक शक्तिशाली देश है। रूस के पास परमाणु हथियार की बात की जाए तो परमाणु हथियार भी है और सोवियत संघ में इसको सुरक्षा परिषद में इसे स्थायी सदस्य की सीट भी मिली हुई है। तो आपको रूस के बारे में इतना समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं भारत और रूस के संबंधों के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, भारत और रूस के जो है पहले से संबंध काफ़ी अच्छे हैंगे। जब रूस नहीं था, यानी कि जब यूएसएसआर था और भारत, इन दोनों के बीच में भी जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिलेशन थे पहले भी और अभी भी। अब जब यूएसएसआर टूट जाता हैगा और जब रूस बनता हैगा ये, तो रूस और भारत के अभी भी रिलेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़िया आएंगे। क्यों? क्योंकि भारत जो है एक तेल आयातक देश है, यानी तेल को ये इंपोर्ट करता हैगा और जो इसका सबसे बड़ा जो सोर्स हैगा वो हैगा रशिया। ठीक है, हालांकि जो भारत हैगा वो अपना अधिकांश जो तेल होता है वो खाड़ी कंट्री है उनसे इंपोर्ट करता हैगा, तो उनमें से रूस भी शामिल है। ठीक है, अब रूस के बारे में और रूस और भारत के संबंध के बारे में हम जान लेते हैं। तो भारत और रूस के संबंध जो है हमेशा से मधुर रहे हैं। भारत सोवियत संघ तथा रूस से हथियार खरीदता था। ठीक है, सोवियत संघ, जब सोवियत संघ था तो भारत जो है सोवियत संघ से हथियार खरीदता था और जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है 25 दिसंबर 1991 को, तो भारत जो है वो रूस से हथियार खरीदता है। ठीक है, तो भारत के लिए और रूस के लिए भारत जो है एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टर है। ठीक है, एक्सपोर्टर है, सॉरी। भारत और रूस दोनों का ही सपना था कि जो विश्व हो वो बहुध्रुवीय हो। ठीक है, बहुध्रुवीय विश्व का मतलब ये होता हैगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महाशक्ति का ना होना, बल्कि अनेक, बहु मतलब होता हैगा अनेक महाशक्तियों का होना। यानी कि रूस और भारत दोनों ही चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक महाशक्ति ना हो, बल्कि सभी के पास जो है ताकतवर शक्ति हो, सभी जो है संपन्न हो, सभी समृद्ध हो और कोई एक ताकत का यहाँ पर प्रभुत्व ना हो। रूस सदैव भारत की सहायता की है। दोनों देश चाहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का जो समाधान हो वो बातचीत द्वारा हो, ना कि सैनिक कार्रवाई के द्वारा। 2001 में भारत रूस समझौते में दोनों देशों के बीच में 80 द्विपक्षीय समझौते होते हैं। भारत जो है एक तेल आयातक देश है, मैंने अभी आपको बता दिया था, भारत जो है एक तेल इंपोर्ट करता है। ठीक है, संकट की घड़ी में रूस ने जो है भारत को तेल देकर भारत की सहायता की है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि अभी भी आप देख सकते हैं कि अभी जो पेट्रोल और डीजल का जो क्राइसिस चल रहा है उसके कारण जो है भारत में जो पेट्रोल और डीजल के जो महंगाई जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो इस सिचुएशन में भी रूस ने भारत की बहुत बड़ी सहायता की है। तो आप इसे यहाँ पर भी देख सकते हैं। रूस ने भारत के परमाणु योजना में सहायता की है और तो अंतर्राष्ट्रीय उद्योग में भी सहायता की है। तो ये था रूस के बारे में। अब बात करते हैं इजराइल के बारे में। तो आप देख सकते हैं इजराइल जो है, मैं आपको बता दूं, इजराइल जो है ये एक यहूदी कंट्री है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है केवल और केवल यहूदी लोग रहते हैं और विश्व में जहाँ पर भी यहूदी बच्चे पैदा होते हैं तो वो अपने आप ही जो है पैदा होते ही वो उनकी जो सिटीजनशिप होती है, जो नागरिकता होती है, वो इजराइल की नागरिकता हो जाती है उनकी, यानी कि वो इजराइल के नागरिक भी बन जाते हैं। और तो मैं आपको इजराइल के बारे में बता दूँ, ये जो इजराइल का ये झंडा आएगा, ठीक है, फ्लैग है इजराइल का। और जो इजराइल है ये अगर एरिया की बात की जाए तो इसका एरिया जो है बहुत ही कम हैगा। ठीक है, अपने हरियाणा से भी ये छोटा हैगा। और बात की जाए, मैंने अभी आपको बताया था, ये एक यहूदी नेशन हैगा। और अब हमें ये पढ़ना हैगा कि ऐसा इसमें क्या है कि जिसके कारण हम इसे वर्ल्ड पॉलिटी में हम इसे न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के रूप में देखते हैं, सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखते हैं। ऐसा इसमें क्या आएगा? और मैं आपको बता दूं, ये जो इजराइल है ये 1948 के बाद में जो है वर्ल्ड के मैप पे आया और इतने कम समय में ही ये कैसे एक न्यू पावर के रूप में एक बड़ी महाशक्ति, वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभर के सामने आया इतने कम समय में भी। और मैं आपको बता दूं, जो 1948 से पहले जो है इजराइल जो है इसका ये कोई देश था ही नहीं। 1948 के पहले ये था ही नहीं कोई देश। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो साइज़ के मामले में देखा जाए तो ये अपने हरियाणा से भी छोटा हैगा और ये एक यहूदी नेशन हैगा। 1948 के बाद जो है इसे मान्यता मिली थी देश की। जेरूसलम इसकी राजधानी है और जो जेरूसलम है आप जानते हैं, जेरूसलम जो है एक धार्मिक जगह है जो कि ईसाई, यहूदी और इस्लाम तीनों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इसे एक न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के रूप में बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो इजराइल है उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा आगे है। और तो इसका जो डिफेंस सिस्टम है, इसका जो डिफेंस पावर है वो भी काफ़ी ज़्यादा
ताकतवर है, इंटेलिजेंस भी इसकी काफ़ी बढ़िया है। और इसकी इकोनॉमी की बात की जाए तो इसकी बिल्ड इकोनॉमी है, यानी कि बहुत ही मजबूत इसकी इकोनॉमी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इसमें हो चुका है। और एग्रीकल्चर की बात की जाए तो आपको बता दूं, जो इजराइल है ये एक डेजर्ट प्लेस है, यानी कि रेगिस्तानी प्लेस है, लेकिन फिर भी कृत्रिम तरीके से, यानी कि आधुनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बल पर इसने जो है इजराइल में भी खेती की हैगी। और तो और ये अपने आवश्यकता के साथ साथ जो है दूसरे देशों को ये अपने अनाज एक्सपोर्ट भी करता है। और इसने इसका जो मेन जो फोकस था वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे था। और जिस देश ने ह्यूमन डेवलपमेंट पर फोकस किया हैगा वो आज जो है एक वैश्विक शक्ति के रूप में है, जिसमें से एक इजराइल भी शामिल है। तो ये फैक्टर्स थे जिसके कारण जो इजराइल है वो एक वैश्विक शक्ति के रूप में हमें जो एक न्यू सेंटर ऑफ पावर के रूप में दिखता है। अब इजराइल के बारे में यहाँ पर कुछ फैक्ट्स लिखे हुए हैं, उनको जान लेते हैं। तो इजराइल जो है क्षेत्रफल के दृष्टि से एक छोटा सा देश है। इजराइल का जो कुल क्षेत्रफल बात की जाए तो ये 22,145 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो आप देख सकते हैं कितना छोटा ये देश है। ये जो एक दक्षिण पश्चिमी एशियाई कंट्री है, ठीक है। दक्षिण पश्चिमी क्यों? क्योंकि देख सकते हैं आप जो है यहाँ पर ये भारत है, तो ये एशिया का जो है एक दक्षिण पश्चिमी हिस्से में पड़ता है ये, ठीक है। इजराइल की अगर जनसंख्या की बात की जाए तो इजराइल की जो जनसंख्या है वो लगभग में 85 लाख है, ठीक है। यह बेशक ये देश जो है बेशक जनसंख्या में कम हो, क्षेत्रफल में छोटा हो, लेकिन इसकी सैन्य टेक्नोलॉजी की बात की जाए, सैन्य क्षमता की बात की जाए तो ये बहुत आगे आएगा अन्य कंट्रियों के मुकाबले, ठीक है। ये क्षेत्रफल और जनसंख्या के मामले में भले ही बहुत छोटा हो, लेकिन ये बड़े बड़े देशों को अकेले ही हरा देता है। अभी हम बात करेंगे 1967 के वॉर की, जो कि 6 डे का वॉर था, और इजराइल ने बहुत से अरबी कंट्रीज़ को 6 ही दिन में हरा दिया था, और उनके बहुत से कंट्रीज़ पे बहुत से क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था एक अकेले इतने छोटे देश ने। अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। इजराइल विश्व का एकमात्र यहूदी देश है। इजराइल फिलिस्तीन से अलग होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बनता है, इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। भारत में लगभग 6200 यहूदी लोग रहते हैं, ठीक है। और इसकी जो इसकी भाषा है इजराइल की, वह हिब्रू इसकी भाषा है। तो अब बात करते हैं इसकी सैन्य टेक्नोलॉजी और सैन्य व्यवस्था की। तो मैं आपको बता दूं, जो इजराइल है उसकी सेना में 35 लाख सैनिक हैं। इजराइल के सैनिक है उसमें महिलाओं को भी शामिल किया जाता है, और जो स्कूली विद्यार्थी होते हैं उनको भी आर्मी की ट्रेनिंग इसमें दी जाती है, ठीक है। लड़कों के लिए ये जो फौजी की ट्रेनिंग है, लड़कों के लिए 3 साल तक आपको जो है सेना में भर्ती होना ही होता है, ये कंपलसरी है, ठीक है। और लड़कियों के लिए 2 साल सेना के लिए कंपलसरी है, ठीक है। सैन्य टेक्नोलॉजी में इजराइल बहुत आगे आएगा, ठीक है। और इजराइल में आधुनिक हथियार बनाए जाते हैं, और इजराइल जो है आधुनिक हथियार को बनाने के साथ साथ जो है इसका एक्सपोर्टर भी है, यानी कि इसको निर्यात भी करता है। यह देश 21वीं सदी में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में और जो है रक्षा और बुद्धि के मामले में दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण देश बन गया। अब बात करते हैं, अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो आएगा इजराइल फिलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष है उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो आप यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये आपका जो ये क्षेत्र है, ये आपका पूरा जो है इजराइल कंट्री है, ठीक है। ये पूरा आपका इजराइल है, जितना मैंने यहाँ पर कवर कर रखा है। और ये जो आपका ये वेस्ट बैंक है ये आपका फिलिस्तीन है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको जो गाज़ा दिख रहा है ये भी आपका फिलिस्तीन है। अब इनकी कहानी की बात की जाए तो इसकी स्टार्टिंग होती है कि 1897 से। 1897 में क्या होता है, जो यहूदी लोग होते हैं वो अपने बहुत से देश जो है इन पे अत्याचार करता है, और इस उत्पीड़न से बचने के लिए जो यहूदी लोग होते हैं वो अपने लिए एक अलग से देश की मांग करते हैं, यानी इजराइल की मांग करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, ये आपको अभी जो मैंने मैप दिखाया था वो वाला मैप है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा क्षेत्र जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है ये आपका फिलिस्तीन का क्षेत्र रहेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वाइट से आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, ये आपका आएगा जो यहूदी लोग हैं उनका। इजराइल जो है, इजराइल एक यहूदी कंट्री है, मैंने अभी आपको बताया था, और यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं वो यहूदी ही रहते हैं। तो आप ये जो वाइट में देख रहे हैं ये इतने यहूदी लोग हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इजराइल का कितना कम एरिया आएगा, कब 1947 में। फिर जैसे ही फिर धीरे धीरे जो है इनका जो तादाद होती है वो बढ़ते जाती है, और ये धीरे धीरे जो है पूरे क्षेत्र में फैल जाते हैं। और आज का देखे जाए तो प्रेजेंट टाइम में जो इजराइल है वो इतना बड़ा बन चुका है, और जो फिलिस्तीन है वो आपको छोटे छोटे ये दिखाई दे रहे हैं। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो कैसे होती है मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आप जानते हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है जिसमें ब्रिटेन और जर्मनी एक दूसरे के खिलाफ होते हैं,
जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है उसमें ब्रिटेन की जीत होती है, आप जानते हैं ब्रिटेन की जीत होती है और जर्मनी की जो है वो हार हो जाती है। तो इसके जो पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो था यहूदियों का, ठीक है, यहूदियों का ब्रिटेन के साथ सहयोग, ये काफ़ी मेन कारण था, मेन सहयोग था ब्रिटेन की जीत का, ठीक है। अब कैसे था मैं आपको बताता हूँ। तो क्या हुआ था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो है यहूदी ने मैंने आपको बताया था 1897 में यहूदी ने मांग की थी अपने लिए एक अलग देश की, ठीक है। तो ऐसे में जो ब्रिटेन था उसने जो यहूदी थे उनको आश्वासन दिया था, यानी कि उनको वादा किया था कि अगर आप जो है जर्मनी को हराने में हमारा साथ देते हो, अपने देश को हराने में हमारा साथ देते हो, तो हम आपके लिए जो है एक अलग सा देश बना देंगे, ठीक है। तो ऐसे में जो यहूदी हैं उन्होंने ब्रिटेन का समर्थन किया और जो है जर्मनी की हार हो जाती है। और फिर 1916 में एक संधि होती है जो कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक संधि होती है, जिसके तहत क्या वादा किया जाता है, ब्रिटेन के द्वारा ये वादा किया जाता है कि यहूदियों के लिए जो है एक अलग से देश बना दिया जाएगा। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है तो 1939 से 45 के बीच में, जब आप जानते हैं जो हिटलर है उसने काफ़ी बड़ी मिलियंस की तादाद में जो है यहूदियों को मरवाया था, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये हमेशा से प्रश्न रहा होगा कि यहूदी जो हिटलर था उसने यहूदियों को ही क्यों मरवाया था, यहूदियों का ही क्यों नरसंहार करवाया था। तो इसका रीज़न जो है आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि तो इसकी स्टार्टिंग होती है कुछ इस प्रकार से कि जो ब्रिटेन था, ठीक है, और जो फ्रांस था और जो यूएस था, ये तीनों जो थे ये विजयी राष्ट्र थे, यानी कि ये जीते गए देश थे, ठीक है, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जीते थे। तो ऐसे में इन्होंने जो है फिलिस्तीन की मांग की थी कि फिलिस्तीन में जो है इजराइलों की जो यहूदी लोग हैं उनके लिए जगह की मांग की थी और कहा था कि ये जो फिलिस्तीन है ये यहूदियों के लिए है, ये घोषणा कर दी गई थी ब्रिटेन के द्वारा और फ्रांस और यूएस ने इसका समर्थन किया था। तो इससे जो है हिटलर जो था उसको पता चल गया था कि जो हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हारे हैं वो हारे हैं यहूदियों के चक्कर में। क्यों? क्योंकि यहूदियों ने साथ दिया है, किसका समर्थन किया है, ब्रिटेन का। तो इसीलिए जो हिटलर है वो उसका जो है नरसंहार शुरू हो जाता है, यानी कि वो जो है यहूदियों को मारना शुरू कर देता है। और आप जानते हैं कि जो हिटलर है उसने मिलियंस की तादाद में जो है यहूदियों को मारा था गैस चैम्बर्स में, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है जो हिटलर का जो नरसंहार है उससे बचने के लिए जो यहूदी लोग होते हैं वो भाग के चले जाते हैं कहाँ पर, जर्मनी, और भाग के चले जाते हैं ओटोमन एम्पायर में। यहाँ पर एक जगह आएगी ये यहाँ पर, ठीक है, चले जाते हैं फिलिस्तीन में, ठीक है, फिलिस्तीन में चले जाते हैं। और जो फिलिस्तीन का जो फिलिस्तीन में रहने के लिए जो घोषणा की जाती है वो ब्रिटेन के द्वारा घोषणा की जाती है कि जो फिलिस्तीन है ये यहूदियों के लिए है। तो ऐसे में जो पहले से वहाँ के जो फिलिस्तीन रहेंगे, यानी वहाँ के जो पहले से अरबी लोग हैं, इनके बीच में और यहूदियों के बीच में एक वॉर हो जाता है। और इस वॉर में क्या होता है, इसी वॉर को कहा जाता है फर्स्ट अरब इजराइल वॉर, ठीक है, इसको इस नाम से जाना जाता है, जो कि होता है 1948 में। तो इस युद्ध में क्या होता है इस युद्ध में जो ब्रिटेन है, फ्रांस है और यूएस है वो समर्थन करते हैं किसका, यहूदियों का वो समर्थन करते हैं। और क्या होता है जो इजराइल है, इजराइल जो कि बन जाता है इजराइल, जो कि यहूदियों का एक देश है, और उस पर जो है जितने भी उसके आसपास के जो भी अरब कंट्रीज हैं वो इन पर आक्रमण कर देते हैं, जिसमें से मिस्र, सीरिया और भी देश शामिल होते हैं। और ये जो युद्ध होता है इनके बीच में, ये 6 दिन का युद्ध होता है, इसलिए इसे 6 डे के युद्ध वॉर के नाम से जाना जाता है। ये कब होता है, 1967 में होता है ये वॉर। और इसमें क्या होता है जो इजराइल है वो जीत जाता है और ये मिस्र और सीरिया के कुछ भागों पर कब्जा भी कर लेता है। तो ऐसे में जो है 1973 में जो है यूएनओ के पास ये बात चली जाती है। और यूएनओ में क्या होता है जो मिस्र रहेगा वो इसको पहली बार इजराइल को जो है एक देश के रूप में मान्यता देता है 1973 में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो इजराइल है वो उसका क्षेत्रफल बढ़ने लगता है और जो फिलिस्तीन वाले क्षेत्र होते हैं वो काफ़ी कम होने लगते हैं। तो ऐसे में इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टकराव होने लगते हैं। और जब ये टकराव जो है यूएनओ के पास जाती है तो यूएनओ जो है ये साफ कह देता है, यूएनओ कहता है कि यूएनओ यही कहता है कि आपका जो है आपसी मसला है तो आपको जो है एक साथ ही रहना चाहिए। और भारत भी इस पर समर्थन करता है और भारत भी चाहता था कि फिलिस्तीन को उसके अधिकार मिले और इजराइल को उसके अधिकार मिले। तो ऐसे में जो है ये बिल्कुल मामला सुलझ जाता है और जो है इजराइल है उसको एक देश की मान्यता मिल जाती है। तो आई होप आपको इसकी कहानी समझ में आ गई होगी पूरी तरह से। तो आपको पता भी चल गया होगा कि
जर्मनी में जो हिटलर था उसने यहूदियों का नरसंहार क्यों कराया था? क्योंकि यहूदियों ने ही प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार में सहयोग किया था। किसका? ब्रिटेन का। ठीक है, ब्रिटेन का साथ दिया था, जिसके कारण जो जर्मनी था वो प्रथम विश्व युद्ध में हारा था और इसी का बदला लिया था हिटलर ने यहूदियों का नरसंहार करके। आपको इतना क्लियर हो गया तो अब जो हमारा नेक्स्ट जो न्यू सेंटर्स ऑफ पावर है वो है हमारा जापान। तो आप जापान के बारे में जानते होंगे। जापान जो है एक द्वीपीय क्षेत्र रहेगा। ठीक है, द्वीपीय देश है, सॉरी देश है ये। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो 4 द्वीपों में बटा हुआ है। कौन कौन से? क्योशू, होन्शू, शिकागो और होकाइडो। ठीक है, ये 4 द्वीपों में ये बटा हुआ है जापान। ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो है एक एशियन कंट्री है। इसकी बात की जाए तो जापान में ऐसा क्या है कि ये एक न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के रूप में उभर के सामने आया है। अगर जापान की बात की जाए तो जापान में जो है हर बार जो है अर्थक्वेक आते रहते हैं, भूकंप आते रहते हैं और यहाँ पर ना ही कोई खेती की ज़मीन है। मैं आपको बता दूँ जापान में खेती नहीं होती है। ठीक है, जापान में खेती नहीं होती है, खेती की ज़मीन ही नहीं है। और तो बात की जाए ज्वालामुखी की, तो ये जो है जो जापान है ये एक रिंग ऑफ फायर पर लोकेटेड है। यानी कि यहाँ पर जो मैं आपको बता रखा है ज्योग्राफी में कि जो प्रशांत महासागर में कि जो जापान है वो प्रशांत महासागर के क्षेत्र में आता है और जो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है वो एक रिंग ऑफ फायर वाला क्षेत्र है। यानी कि वहाँ पर जो है वैल्कोनोस जो है ज्वालामुखी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कितने ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर से भरा हुआ है जापान, लेकिन फिर भी ये कैसे एक विश्व आर्थिक शक्ति के रूप में एक नई सत्ता के नए केंद्र के रूप में कैसे उभर के सामने आता है, तो उसी को हमें समझना है। तो आप जानते हैं कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जब एंडिंग होती है वो जापान के साथ ही होती है, जब जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाते हैं, जो कि पहला और अंतिम आखिरी परमाणु बम का यूज़ होता है उस समय। तो अब इतनी बड़ी मार झेलने के बाद भी जापान जो है किस प्रकार एक विश्व आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व के सामने उभरता है और तो और ये कैसे एक सत्ता के नए केंद्र के रूप में बनता है, इसी को हमें समझना है। तो मैं आपको बता दूं जो जापान है वो इंपोर्ट करता है रॉ मटेरियल्स का, यानी कि वो जो है कच्चे मालों का आयात करता है और उसी को जो है मैन्युफैक्चरिंग करके उसको फिनिश गुड्स बना के उसका एक्सपोर्ट करता है। जैसे कि भारत के केरल और उड़ीसा वाले क्षेत्र से जो है जो जापान है वो स्टील को इंपोर्ट करता है और स्टील ही बेचता है उसको अलग फिनिश गुड्स बना के। और मैं आपको बता दूँ जापान के बारे में, जो जापान है वो इतनी बड़ी महाशक्ति थी पहले 90s की बात कर रहा हूँ। तो आप जानते हैं कि 1994 में, सॉरी गलती हो गया, 1894 में, 1890 यहाँ पे 8 है, ठीक है, 1894 में जो है जापान जो कि एक द्वीपीय क्षेत्र है उसने चीन के क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया था। किस क्षेत्र पर कब्जा किया था? तो मैं आपको बता दूं चीन के उसने मंचूरिया क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। मंचूरिया जो है ये एक चीन का एक क्षेत्र है जिस पर जापान ने कब्जा कर लिया था। और तो और इसने जो ये आपको साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया दिख रहा है इस पर भी अपना पूरा आक्रमण कर लिया था, पूरे अपने कब्जे में ले लिया था 1910 में। और मैं आपको बता दूं ये जो आपको इतना छोटा देश दिखाई दे रहा है जापान, इसने इतने बड़े रशिया जैसे बड़े देश को भी 1905 के युद्ध में हरा दिया था। सोच लीजिए, रूस जो कि अपने में से 15 से ज़्यादा जापान को निकाल देगा उतने बड़े एरिया को हरा देता एक अकेले जापान ने, इतना पावरफुल था ये। अब हमें यही समझना आएगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की मार झेलने के बाद ये कैसे एक विश्व आर्थिक शक्ति के रूप में बढ़ता है और एक सत्ता के नए केंद्र के रूप में कैसे इसे हम कह सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं जापान और द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में देख लेते हैं। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की जो है हार होती है क्योंकि जापान जो होता है वो धुरी राष्ट्रों में शामिल होता है, ठीक है, और धुरी राष्ट्रों का जो है वो अंत हो जाता है। कब होता है? 9 अगस्त 1945 को, जब अमेरिका के द्वारा जापान पर 2 परमाणु बम गिराए जाते हैं। इसमें से जो 2 शहर कौन कौन से होते हैं? हिरोशिमा और नागासाकी। मैंने आपको पार्ट 1 के वीडियो में बताया था कि जापान के द्वारा जो अमेरिका के पर बम गिराए जाते हैं तो वो पहला बम गिराया जाता है 6 अगस्त 1945 को। कौन से शहर पे? तो ये गिराया जाता है हिरोशिमा नामक शहर पे गिराया जाता है और बम का नाम रहता है लिटिल बॉय। और जो दूसरा बम गिराया जाता है वो गिराया जाता है 9 अगस्त 1945 को नागासाकी नामक जापान के शहर पे, जिसका बम का नाम रहता है फैटमैन। तो यहीं पर वो लिखा भी हुआ है, ठीक है, आप देख भी सकते हैं। इन बमों की वजह से जापान में भारी नुकसान हुआ था और जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद जापान की अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी ज़्यादा रुक गई थी और उसने शुरू से स्टार्टिंग की थी। अब जापान की भौगोलिक विशेषताओं को देखते हैं और राजनीतिक विशेषताओं को। तो भौगोलिक विशेषताओं में देख लेते हैं। तो जापान जो है एक पूर्वी एशियाई देश है। इसका क्षेत्रफल की बात की जाए तो ये जो है विश्व में जितने भी 63 स्थान पर आता है ये क्षेत्रफल के मामले में। अगर जनसंख्या के मामले में बात की जाए तो ये 11वें नंबर पर जनसंख्या के मामले में है।
जापान का जो अधिकतर हिस्सा है वो पहाड़ी और जंगलों से ये घिरा हुआ है। जापान विश्व में सबसे अधिक जो है प्राकृतिक आपदाओं वाला क्षेत्र है, और जैसे भूकंप, सुनामी यहाँ पर आती रहती है। राजनीतिक स्थिति की बात की जाए तो जापान जो है एक संवैधानिक राजतंत्र है। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब ये होता है कि वहाँ पर राजा होने के साथ साथ वहाँ पर जो है इलेक्शंस भी होते हैं, वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री भी होते हैं, यानी कि वहाँ पर राजा भी होते हैं और वहाँ पर लोकतंत्र भी होता है। जैसे कि जापान के जो राजा है उनका नाम हैगा नारुहितो, ठीक है, ये जापानीज नाम है। जापान के जो राजनीतिक मुखिया है वहाँ का प्रधानमंत्री होता है, और वर्तमान समय में जो जापान का जो प्रधानमंत्री है वो शिंगो आबे, और जो जापान की जो राष्ट्रीय भाषा है वो जापानीज है। अब बात करते हैं कि जापान के पास बहुत ही कम प्राकृतिक संसाधन है। मैंने अभी आपको बताया था जो जापान है उसके पास बहुत ही कम नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी वो जो है जो नेचुरल जो कच्चा माल है उसको आयात करता है और उसको जो है फिनिश गुड्स बना के उसका एक्सपोर्ट करता है। फिर भी जो जापान है वो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एक तेजी से उभर के सामने आया विश्व के सामने। 1964 में जापान आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिकल हाँ ठीक है। तो दक्षिण कोरिया 2017 में यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाती है। और जो G7 है, G7 में आप जानते हैं G7 में कौन कौन से सदस्य हैं, जापान भी उसमें इंक्लूड है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि G7 में कौन कौन से सदस्यी देश हैं। तो मैं आपको हिंट के लिए बता दे रहा हूँ, G7 में केवल वही देश है जिनके जो कि एक कैपिटलिस्ट जो पूंजीवादी देश है वही इसमें शामिल है। आबादी के मामले में मैंने आपको बता दिया था, जापान जो है 11वें नंबर पे आता है। अब बात करते हैं जापान एकमात्र ऐसा देश है जहां पर परमाणु बम का पहली बार यूज़ किया गया था और अंतिम बार यूज़ किया गया था जो कि जापान पर ही हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट का दूसरा जो सबसे बड़ा जो योगदान है वो दिया जाता है जापान के द्वारा। मैं आपको बता दूं जो यूएन है उसमें जो बजट दिया जाता है तो सबसे पहले नंबर पे आता है यूएसए का बजट। यूएसए जो है सबसे अधिक बजट देता है किसको, यूएन को। और जो सेकंड नंबर पे आता है जापान जो है यूएस को 10%, ठीक है, कुल योगदान का 10% जो है वो अकेला जापान देता है। 1951 में जापान अमेरिका के साथ सुरक्षा गठबंधन है। जापान के संविधान में ये साफ कहा गया है, संविधान के अनुच्छेद 9 में, कि जापानी लोग हमेशा के लिए राष्ट्र के एक संप्रभुत्व अधिकार के रूप में युद्ध को त्याग देंगे और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटने के साधन के रूप में बल के खतरे या प्रयोग को छोड़ देंगे। हालांकि जापान का जो सेना बजट है वो उसके कुल जीडीपी का केवल और केवल 1% है, लेकिन यही 1% जो है उसको दुनिया का 7वें बड़ा नंबर पर जो है उसका सेना पर खर्च करने वाला देश बना देता है। अब जो हमारी नेक्स्ट कंट्री है वो है हमारी दक्षिण कोरिया। तो दक्षिण कोरिया के बारे में मैं आपको बता दूं तो दक्षिण कोरिया है तो आप देख सकते हैं ये चीन है, ठीक है, नीचे है जापान और इसी के बीच में है उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। तो हमें जो है दक्षिण कोरिया के बारे में पढ़ना है कि दक्षिण कोरिया किस प्रकार एक न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के रूप में, सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभर के सामने आया। तो हमें उत्तरी कोरिया के बारे में नहीं पढ़ना है। और मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दे रहा हूँ इसके बारे में कि जब 1910 में जब जापान के द्वारा कोरिया पर आक्रमण किया जाता है तो जापान के द्वारा जो है ये पूरा क्षेत्र हथिया लिया जाता है। और तो और फिर क्या होता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान की हार होती है कि 1945 में जब जापान की हार होती है तो आप जानते हैं जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जब जर्मनी की हार होती है तो जर्मनी के जितने भी क्षेत्र होते हैं वो जो विजयी राष्ट्र है उनके द्वारा हथिया लिए जाते हैं। ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में और तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो जर्मनी भी है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। मैंने आपको बताया था पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। जो पश्चिमी जर्मनी था वो यूएसए के नेतृत्व में चली जाती है, यूएसए के गुट में चली जाती है, और जो पूर्वी जर्मनी था वो चली जाती है कि यूएसएसआर के नेतृत्व में, यूएसएसआर के गुट में। तो ऐसे ही इसी प्रकार जो है जापान के साथ भी हुआ जो कि एक एशियन कंट्री है। तो ऐसे ही जो है जापान के साथ भी हुआ था। तो जापान है और जो दक्षिण कोरिया है ये चले जाते हैं यूएसए के गुट में, और जो उत्तरी कोरिया है ये चला जाता है यूएसएसआर के गुट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो चाइना है वो भी एक कम्युनिस्ट देश है, और जो उत्तरी कोरिया ये भी एक कम्युनिस्ट देश है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ये कैसे एक न्यू सेंटर्स ऑफ पावर के रूप में है। तो इसके सबसे पहले थोड़ी हिस्ट्री की बात की जाए
तो आप देख सकते हैं कि जो कोरियाई है वो एक प्रायद्वीपीय, आप देख सकते हैं तीनों तरफ से जो है पानी से घिरा हुआ है, इसलिए इसे कोरियाई प्रायद्वीप कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में कोरियाई प्रायद्वीप को दक्षिणी कोरिया, ठीक है, दक्षिणी कोरिया गणराज्य और उत्तरी कोरिया को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया में विभाजित कर दिया जाता है। यानी जो उत्तरी कोरिया है वो चला जाता है यूएसएसआर के नेतृत्व में, यानी रशिया इसको रख लेता है, और जो दक्षिणी कोरिया है वो चला जाता है यूएसए के नेतृत्व में। इसलिए जो यहाँ पर जो है कम्युनिस्ट शासन आ जाता है और दक्षिण कोरिया में लोकतंत्र की स्थापना हो जाती है। 1950 से 1953 के बीच में कोरियाई युद्ध, ठीक है, इसके बीच में जो है कोरियाई युद्ध होता है दक्षिण कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में, दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में। शीत युद्ध के दौरान गतिशीलता ने दोनों पक्षों के बीच में कंपटीशन को और तेज कर दिया था। दोनों कोरियाई, ठीक है, 17 सितंबर 1991 में, ठीक है, मैंने आपको बताया था 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो जाता है। तो विघटन से पहले ही जो है ये दोनों उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों ही जो देश होते हैं वो यूएन में शामिल हो जाते हैं और यूएन के सदस्य बन जाते हैं। और जो दक्षिण, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो आएगा भारत, ठीक है। भारत हम देखेंगे कि भारत जो है एक कैसे एक अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर के रूप में है, यानी कि सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में कैसे है या फिर सत्ता के नए केंद्र के रूप में कैसे है, उसको हम जानेंगे। तो किसी भी कंट्री को या फिर किसी भी नेशन को हम तभी सत्ता के नए केंद्र के रूप में उसे कह सकते हैं जब उसकी कोई प्रोग्रेस हो रही हो, उसके कोई फैक्टर्स हो जिसके बेस पे हम उसे सत्ता के नए केंद्र के रूप में देख सकते हैं। तो इंडिया की बात की जाए तो इंडिया जो है पॉपुलेशन के मामले में काफ़ी हद तक जो है आगे आएगा, और जो है इंडिया की जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो इसको और जो दुनिया को जो है एक अलग ही नज़रिए से भारत को देखने पर मजबूर कर देती है। और भारत के बाद नेचुरल रिसोर्स काफ़ी ज़्यादा है और इकोनॉमी की भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो आप देख सकते हैं 21वीं सदी के भारत को एक महत्वपूर्ण बढ़ती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में देखा जा सकता है। दुनिया बहुआयामी यानी मल्टी डायमेंशनल वे से भारत की शक्ति और उत्थान का अनुभव कर रहे हैं। 135 करोड़ जो कि भारत की जनसंख्या है अब तो इससे भी बढ़ गई है, ठीक है। और देश की आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है भारत की। और अगर आर्थिक दृष्टि से देखी जाए तो 5 ट्रिलियन डॉलर का जो है व्यापार करना इसका जो एक टारगेट है, इसका एक लक्ष्य है भारत का। और रणनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो भारत की जो सेना है वो एक स्वदेशी परमाणु तकनीक के साथ साथ आत्मनिर्भर भी है, जो कि इसको एक परमाणु संपन्न देश बनाती है। परमाणु भी भारत के पास में है। अगर भारत की प्रौद्योगिकी के मामले में देखी जाए तो भारत जो है प्रौद्योगिकी और विज्ञान के मामले में भी काफ़ी ज़्यादा आगे निकलता जा रहा है, ठीक है। जो मेक इन इंडिया है यानी कि भारत की चीज़ों का आप जानते हैं जितने भी आप सामान यूज़ करते हो उस पर ज़्यादातर जो है मेड इन चाइना या फिर मेड इन अमेरिका या फिर दूसरे ब्रांड का, दूसरे कंट्रीज़ का ब्रांड लिखा होता है, ठीक है। तो 2000 मेक इन इंडिया जो है ये भारत सरकार के द्वारा यानी नरेंद्र मोदी के द्वारा 2014 में मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया गया था। इसका जो मेन फोकस था वो था औद्योगिकरण पे, क्योंकि भारत में ही चीज़ें निर्मित हो जिससे भारत की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करें। और ये सभी जो परिवर्तन हैंगे ये भारत को ये सभी परिवर्तन भारत को वर्तमान विश्व में शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहे हैं। तो ये था भारत के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।